एपिसोड 39। काम हो गया है। अरशद के फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, उसकी आंखों में किसी तरह का कोई इमोशन नहीं था। वो शांत था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो लिविंग रूम में आया और उसकी नज़र महेंद्र सिंघानिया पर रुक गई। महेंद्र सिंघानिया पहले भी उससे डरते थे, पर आज तक वो उसके सामने बोलने से नहीं कतराए थे, मगर आज अरशद की तपती नज़रों में कुछ तो ऐसा था जिसने उन्हें सर झुकाने पर मजबूर कर दिया। इस वक्त उसका ऑरा किसी दानव की तरह था, जिसके होने मात्र से लोग अपने दिल में डर महसूस कर सकते थे। बिना एक शब्द कहे वो सोफे पर बैठ गया। एक हाथ अपनी गर्दन पर रखते हुए उसने ऐसे दिखाया जैसे उसकी गर्दन अकड़ गई हो। ऐसा करते हुए उसके चेहरे पर चिढ़ साफ नजर आ रही थी। लास्ट में अपनी पीठ सोफे पर टिकाते टिकाते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। सभी की नजरें अरशद पर थी, मगर किसी की भी कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई, मीनाक्षी जी की भी नहीं। दूसरी तरफ निया का इंटरव्यू खत्म हो चुका था। बैक स्टेज आते ही उसने इंटरव्यूअर के चेहरे पर तमाचा जड़ दिया और उस पर चिल्लाते हुए कहा, यू इडियट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे फालतू सवाल पूछकर मुझे सबके सामने नीचा दिखाने की कोशिश करने की? तुमने क्या सोचा मुझसे वो सारे क्वेश्चन करके तुम मुझे बदनाम करने में कामयाब हो जाओगे? तुमने जो किया उसकी सजा तो तुम्हें मिलकर रहेगी। अब तुम देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। निया ने यह कहा और गुस्से में न्यूज़ चैनल के हेड ऑफिस की ओर चली गई। इंटरव्यूअर गाल पर हाथ रखे उसे जाता देख रहा था। निया ने उसे अपनी बात रखने का मौका भी नहीं दिया। उसकी धमकी से न्यूज़ एंकर की हालत खराब होने लगी। वो अभी फ्रेशर था और मुश्किल से उसे कुछ 4-5 बार ही लाइव जाने का मौका मिला था। वो कंपनी के खिलाफ जाकर अपनी नौकरी खतरे में नहीं डालना चाहता था। हालांकि निया के गुस्से को देखकर तो लग रहा था वो उसे जॉब से फायर करवा के ही दम लेगी। आर यू ओके? उसके कलीग ने पूछा। इंटरव्यूअर ने अपना सिर हाँ में हिलाया और उसके कलीग ने उसकी पीठ को थपथपाया और उसे सांत्वना देते हुए कहा, डोंट वेरी, कुछ नहीं होगा, तुमने बस अपना काम किया है। इन अमीरों की आदत होती है हर जगह अपनी हुक्म चलाने की, पर तुम फिक्र मत करो, कंपनी तुम्हें बिना रीज़न के फायर नहीं करेगी। अपने कलीग की बात सुनकर इंटरव्यूअर ने सिर हिलाया। हालांकि वो बहुत घबराया हुआ था, मगर उसने अपने डर को बाहर नहीं दिखाने दिया। निया बिना नॉक किए हेड ऑफिस के अंदर घुस गई और जाते ही उसने गुस्से में टेबल पर हाथ पटका और चिल्लाते हुए कहा, अगर तुम अपनी भलाई चाहती हो तो अभी के अभी उस एंकर को फायर करो, वरना मैं तुम्हारी कंपनी को बर्बाद कर दूंगी। निया बहुत गुस्से में थी। कैमरे के सामने जाने से 1 घंटे पहले ही उसे सवालों के साथ उनके जवाबों की लिस्ट दे दी गई थी, मगर स्टेज पर उससे अलग क्वेश्चन पूछे जाने पर निया को लगा यह सब उसे बदनाम करने की साजिश है। हेड ऑफिस के चेयर पर जो लेडी बैठी थी उसकी उम्र करीब 40 से 45 साल के आसपास थी। उसने अपना चश्मा एडजस्ट किया और आराम से कहा, मिस निया, आप शांत हो जाइए। अपने स्टाफ की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। असल में गलती उसकी नहीं हमारी थी। हमने ही आपसे पूछे जाने वाले क्वेश्चन को चेंज किया था। उस औरत की बात सुनकर निया का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने अपने गुस्से में टेबल का सारा सामान एक बार में नीचे फेंक दिया और उस औरत के सामने आ गई। उसकी तरफ फिंगर पॉइंट करते हुए उसने दांत पीसते हुए कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, ये जो तुमने किया है उसकी सजा तो मैं तुम्हें देकर रहूंगी। निया ने यह कहा और वहां से जाने लगी। तभी पीछे से उस औरत ने कहा, मिस निया, कुछ करने से पहले एक नज़र स्क्रीन को देख लीजिए। उस औरत की बात सुनकर निया ने टीवी स्क्रीन की ओर देखा और उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने अभी जो तमाशा किया था उसकी रिकॉर्डिंग हो चुकी थी। यह देखने के बाद निया का मन किया वो उस औरत की जान ले ले। यू बीच, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे ब्लैकमेल करने की? कहते हुए निया उसकी ओर बढ़ी। इस पर उस महिला ने कहा, मिस निया, कैमरा अभी भी ऑन है और मेरा स्टाफ यह सब देख रहा है। अगर आपने कुछ भी किया तो अगले ही मिनट वो सब न्यूज़ हेडलाइन में शामिल हो जाएगी, इसलिए कुछ भी करने से पहले 2 बार सोच लीजिएगा। उस औरत की बात सुनते ही निया के कदम थम से गए। उसने एक बार फिर स्क्रीन की तरफ देखा। गुस्से से उसकी आंखें सिकुड़ गई। उसका मजाक उड़ाते हुए उस औरत ने कहा, मिस निया, हम जानते हैं वो डिज़ाइन आपकी नहीं थी, आपको शुक्र मनाना चाहिए, हमने उस बारे में आपसे कुछ नहीं पूछा। यह सुनकर तो निया का चेहरा डर से काला पड़ गया।
उसने दांत पीसते हुए कहा, तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगी। और यह कहने के साथ ही वो वहां से तुरंत निकल गई। उसके जाते ही उस औरत का फेस डार्क हो गया। उसने कॉल किया और कहा, काम हो गया है। वहीं सिंघानिया पैलेस में अरशद अभी भी शांत था। वहीं उसके आदमी अनन्या का सारा सामान ट्रक में शिफ्ट कर रहे थे। यह सब देखकर मीनाक्षी जी से रुका नहीं गया। उन्होंने पूछ ही लिया, अरशद, यह सब क्या है? तुम कहाँ जा रहे हो और तुम एडी को कैसे जानते हो? अरशद ने कोई जवाब नहीं दिया। यह कुछ ऐसा था जैसे तूफान के पहले की शांति हो। उसे जवाब ना देता देख मीनाक्षी जी उसके थोड़ा पास आई और तेज आवाज में पूछा, अरशद, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। क्या तुम सच में घर छोड़कर जा रहे हो? क्या मैं जान सकती हूँ तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? इस पर अरशद ने मीनाक्षी जी को देखा। उसकी आंखें डरावनी लग रही थी, बहुत ज्यादा डरावनी। उसकी नजरें खुद पर पड़ते ही उनके हलक का पानी सूख गया और वो कुछ कदम पीछे हट गए। इसी बीच अरशद का फोन बजा। डेनियल का नंबर देखते ही उसने कॉल रिसीव किया। दूसरी तरफ से डेनियल ने थोड़ा डरते हुए कहा, बॉस, वो बहुत रो रही है। वो आपसे मिलना चाहती है। उसे लगता है आप उसे छोड़कर चले गए हैं। यह कहते हुए डेनियल ने अनन्या को देखा, जो मुंह बनाते हुए अपना लंच कर रही थी। उसने एक आह भरी और सोचा, क्या यह वही है जो कुछ मिनट पहले रो रही थी और अब देखो कैसी जंगली बिल्ली की तरह ठूस रही है। कुछ सेकंड की शांति के बाद अरशद ने कहा, उसे लेकर आओ। और यह कहते ही अरशद ने फोन रख दिया। डेनियल डाइनिंग टेबल के पास गया। उसे देखते ही अनन्या चेयर से खड़ी हो गई। उसके मुंह में खाना भरा था। वो बहुत क्यूट और मासूम लग रही थी। 2-3 बार पल के ऊपर उठाते हुए उसने डेनियल से इशारों में पूछा, क्या हुआ? क्या वो अरशद ने कुछ कहा? डेनियल ने कहा, उन्होंने तुम्हें अपने पास बुलाया है। यह सुनते ही उसकी आंखें चमक उठी और वो बिना वक्त गवाए बाहर की ओर जाने लगी। उसे इतना जल्दीबाजी में बाहर जाता देख डेनियल ने उसे रोकना चाहता था, मगर वो ऐसा कर ही नहीं पाया और खुद भी उसके पीछे पीछे चला गया। सिंघानिया पैलेस के टूटे मेन गेट से होते हुए 2 कार एक साथ एंटर हुई। जहां एक कार में अथर्व था तो वहीं दूसरी कार में रिवांश। दोनों का एक साथ पैलेस पहुंचना कोइंसिडेंट कहा जा सकता था। विंडो से बाहर का नजारा देखते हुए दोनों के फेस पर कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन आ गए। अथर्व ने सोचा, एडी के आदमी, आखिर बात क्या हुई है? वहीं रिवांश ने सोचा, क्या ऐसा हो सकता है सिंघानिया परिवार ने फिर अनन्या को टारगेट किया हो? दोनों एक साथ कार के बाहर आए और एक दूसरे को देखा। दोनों के ही फेस पर ईगो साफ नजर आ रही थी। वो ना तो दोस्त थे और ना ही दुश्मन। फिर भी दोनों बचपन से ही एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। एक दूसरे को इग्नोर करते हुए दोनों पैलेस के अंदर चले गए। उनके जाते ही 2 और कार एक साथ पैलेस में एंटर हुई और उसमें से रघुवेंद्र सिंघानिया और देवेंद्र सिंघानिया बाहर आए। आज सिंघानिया पैलेस का गार्डन नहीं बल्कि कार पार्किंग लॉट लग रहा था। उनके आंखों के सामने 16 साल पहले का सीन घूमने लगा। आज से 16 साल पहले ऐसे ही पहली बार अरशद एडी बनकर उसके सामने आया था और उसके सब कुछ बदल गया था। आज एक बार फिर वक्त ने उन्हें इसी जगह लाकर खड़ा कर दिया था। सब कुछ देखते हुए देवेंद्र जी ने कहा, क्या एक बार फिर आपने कुछ ऐसा किया है जिससे अरशद नाराज हो गया है? यह पूछते हुए देवेंद्र जी बहुत सीरियस लग रहे थे। उनके एक्सप्रेशन बता रहे थे जैसे वो श्योर हो इन सब के पीछे रघुवेंद्र जी का ही हाथ है। रघुवेंद्र जी ने उन्हें देखा और चिढ़ते हुए जवाब दिया, क्यों? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? इसके पीछे मेरा ही हाथ है? ऐसा भी तो हो सकता है इस बार तुमने कुछ गड़बड़ की हो। उनकी बात सुनकर देवेंद्र जी हंसने लगे और बात को बदलते हुए बोले, हमें अंदर चलकर देखना चाहिए। वही लिविंग रूम में सब लोग डोरे सह में खड़े थे, सिवाय अरशद के। अथर्व ने यह देखा और मुठ्ठियां भींच ली। कहने के तो वो दोनों जुड़वा थे और अथर्व इस दुनिया में पहले आया था, मगर दुनिया पर हुकूमत अरशद की चलती थी और इस बात से अथर्व अंदर ही अंदर उससे चलता था। रिवांश ने सबको देखा। उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। उसे तो अभी भी अनन्या की ही फिक्र थी। वो अरशद के पास गया और बेपरवाही से कहा, अनन्या कहाँ है? क्या वो ठीक है? तुमने उसे ज्यादा डांटा तो नहीं? मुझे बताओ, मुझे उससे अभी के अभी मिलना है। यह कहते हुए रिवांश का एक हाथ पॉकेट में था और दूसरे हाथ में वो अपने फोन को घुमा रहा था। ऐसा करते हुए वो बेपरवाह और निडर लग रहा था। अरशद ने ना उसे देखने का कष्ट किया और ना ही उसके सवाल का जवाब देना जरूरी समझा।
कुछ 1 मिनट वेट करने के बाद रिवांश ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हें नहीं बताना तो मत बताओ, मैं खुद उसे ढूंढ लूंगा। और यह कहते ही रिवांश सीढ़ियों से ऊपर जाने लगा। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था वो एक गेस्ट है, बल्कि उसकी हरकतें देखकर तो सब उसे इस घर का ओनर ही समझते। अथर्व महेंद्र जी के पास गया और पूछा, दादाजी, यह सब क्या है? क्या फिर से किसी ने अनन्या को कुछ कहा? अथर्व जानता था अरशद के ऐसे बिहेवियर की 80% रीजन अनन्या से जुड़ा होता था। दादाजी ने अथर्व को देखा और कहा, मुझे नहीं पता क्या बात हुई है, लेकिन जिस तरह से इसका बर्ताव है मुझे लगता है उसे सब पता चल गया है। यह सुनते ही अथर्व का चेहरा पीला पड़ गया। उसे महेंद्र जी के कहने का मतलब साफ समझ आ रहा था। महेंद्र जी ने भले ही अपनी बात धीरे से कही थी, मगर अरशद के कानों तक उनकी बात पहुंच चुकी थी। एकदम से ही उसका चेहरा काला पड़ गया। तभी एक आवाज आई, बॉस, काम हो गया। यह विशाल की आवाज थी।